नमस्कार, मैं जेपी सिंह हाजिर हूँ प्रोग्रेसिव एग्रीकल्चर कार्यक्रम को लेकर, जिसमें बात होती है अपने देश के किसानों की विकास की, उन्नति की। आज हम बात करेंगे छोटे और मध्यम किसानों की विकास के बारे में, क्योंकि अपने देश में जहाँ छोटे मध्यम किसानों की संख्या 87% से ऊपर हो गई है और उनके पास मात्र 3 एकड़ की ज़मीनें रह गई हैं, उससे वो हर साल 1 लाख से अधिक की आमदनी नहीं ले पा रहे हैं, जिससे उनके परिवार का जीवन यापन चलाना मुश्किल हो गया है। तो हम छोटे और मार्जिनल किसानों के लिए ऐसा क्या तकनीकी अपनाएं जिससे कि उनका इनकम का इजाफा हो सके। देश और समाज की निरंतर प्रगति होती रहे, उसके लिए प्रत्येक व्यक्ति का सामाजिक और आर्थिक विकास होना जरूरी है। इसके लिए आईपा ने अपने मंच के माध्यम से लोगों के हितों से जुड़े जरूरी मुद्दे पर आम जन से राय ली और इसके बाद इन जरूरी मुद्दों पर जन प्रतिनिधियों और सरकार के नुमाइंदों के बीच आईपा जा जाकर सार्थक चर्चा और परिचर्चा कर रही है। उनके प्रगतिशील विचार और कार्य के जरिए हल निकालने की मुहिम छेड़ी है, जिससे लोगों के बीच स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा जैसे जरूरी मुद्दों पर प्रगतिशील सोच पैदा हो सके। इसी प्रगतिशील सोच से देश के नागरिकों का सामूहिक विकास किया जा सकता है। साथ ही देश और समाज के बीच आई किसी भी परेशानी का भी हल निकाला जा सकता है। इसी प्रगतिशील सोच ने किसान और ग्रामीणों के विकास के लिए और उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए आईपा ने एक प्रोग्रेसिव एग्रीकल्चर कार्यक्रम की नींव रखी है। आज हमारे कार्यक्रम का मुद्दा है कोरोना काल के समय में इस वायरस ने पूरे समाज की अर्थव्यवस्था को संकट में डाल दिया है, जिसके कारण संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों की आमदनी तकरीबन 12% घट गई है। करोड़ों कामगार अपने परिवार समेत ग्रामीण इलाकों में पलायन करने को मजबूर हो गए, जहां उनके लिए नौकरियां, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सुविधाएं नहीं थी। इनमें से ज्यादातर लोगों की ग्राम पंचायत की राजनीति में कोई भूमिका नहीं थी, इसलिए उन्हें मनरेगा जैसी सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ भी नहीं मिल पाया, जिसके चलते गांव में प्रत्यक्ष बेरोजगारी, अल्प बेरोजगारी और छिपी बेरोजगारी तेजी से और पैर पसारने लगी। तो वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में पूंजीगत निवेश भी लड़खड़ा गया। इस चुनौती से कैसे निपटा जाए, इसकी जानकारी आईपा अपने प्रोग्रेसिव एग्रीकल्चर कार्यक्रम के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि खेती के साथ साथ कृषि सह व्यवसाय क्यों जरूरी है, तो वहीं पोल्ट्री फार्मिंग में कड़कनाथ मुर्गा पालन कैसे लाभकारी हो सकता है, इसकी जानकारी लेकर हम आए हैं। देश में हर एक व्यवसाय से जुड़े लोगों का विकास लगातार होता रहा है। इसके लिए देश और समाज के बीच से गैर जरूरी मुद्दों को दरकिनार करना होगा, फिर चाहे वो महिला हो या पुरुष, युवा हो या वृद्ध, अमीर हो या गरीब, मजदूर हो या गांव में रहने वाली 70% आबादी, जो धरती का सीना चीरकर अपने खून और पसीने की कमाई और मेहनत के बल पर अन्न उगाकर देश का पेट पालने वाला किसान हो। इन वर्गों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए क्या जरूरी मुद्दे हैं, इन पर बात करनी होगी, क्योंकि जिस तरह कोरोना काल में जो अमीर थे वो अमीर हुए और जो गरीब थे वो और गरीब हो गए। यहाँ तक कि अब उनका पेट भरना भी मुश्किल हो गया है। ये सवाल सभी को हैरान करने वाला है। भारत में कोरोना महामारी के दौरान आंकड़ों ने आर्थिक और मानसिक परेशानी से जूझ रहे लोगों को चौंका दिया है। वहीं किसानों की कोरोना काल में परेशानियां बढ़ी हैं। आज के समय में कुल किसानों की आबादी में लगभग 87% छोटे और सीमांत किसान हैं, जिनके पास 5 एकड़ से भी कम जमीन है। वहीं इनमें करीब 65% किसान ऐसे हैं जिनके पास 2.5 एकड़ से भी कम जमीन है, जिन्हें हम लोग सीमांत किसान कहते हैं। और बाकी बचे हुए किसानों में ज्यादातर किसानों के पास 3 एकड़ जमीन के आसपास ही है।
आज के वक्त में इस वर्ग के किसान को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आप इनके आर्थिक परेशानियों का अंदाजा धान उगाने वाले क्षेत्र के दिए जा रहे एक उदाहरण से समझ सकते हैं। भारत में प्रति एकड़ धान का औसतन उत्पादन 10 कुंतल होता है। अच्छी गुणवत्ता वाले धान से मिलिंग के बाद धान से औसतन 70% चावल निकलता है। इसका मतलब हुआ कि सब कुछ होने के बाद 1 एकड़ धान के खेत से किसानों को लगभग 7 कुंतल ही चावल मिल पाता है। वहीं ग्रामीण परिवार में जहां चावल ही मुख्य उपज है, उस किसान के परिवार में 5 सदस्य हैं, जिसकी रोजाना खपत औसतन प्रतिदिन 2 किलो चावल की होती है। ऐसे में उस किसान परिवार को सालाना करीब 7 कुंतल चावल की जरूरत पड़ती है। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो ज्यादातर सीमांत किसान को अपने साल भर के खाने के लिए भी अनाज पूरा नहीं पड़ पाता है। जयप्रकाश जी, ये बताइए आप कि आपके पास कितना खेत है और किन किन चीज़ों की आप खेती करते हैं? 15 बीघा खेत है और सरसों और गेहूं लगाते हैं। अच्छा, सरसों गेहूं आप लगाते हैं और खरीफ सीजन में क्या लगाते हैं? खरीफ सीजन में आपका खाली रखा है, चारा लगाते हैं। अच्छा, 1 बीघे में साल भर में आपकी कमाई क्या हो जाती है? 1 बीघा में 4 कुंटल पर्याप्त गेहूं होता है। 4 कुंटल? हाँ, 6 महीना में होता है। अच्छा, 4 कुंटल गेहूं उत्पादन करने में आपका क्या खर्च आता है? खर्च कम से कम 15-16 हज़ार रुपया। और लाभ कितना होता है? लाभ आप रेट के आधार पे है। तभी कितना होता है? नहीं, आप लगाइए 2000 रुपया क्विंटल से लगाइए। नहीं तो 15,000 रुपया बता रहे? नहीं, 15,000 रुपया जुताई और उसका डीजल के हिसाब से खर्चा ज़्यादा आ जाता है। नहीं, हम बात थोड़ी सी यहाँ पर जैसे आप बता रहे हैं 4 कुंटल। सुनो, 4 कुंटल हुआ, 4 कुंटल बीघा का होता है। हाँ। तो उसमें आप ये लगाइए 16-17 हज़ार रुपया का खर्चा आता है। डीएपी का आप रेट लगाइए, डीएपी 1500 कुछ रुपया है। तो नहीं, आपका गेहूं की खेती में ये हम पूछना चाह रहे हैं कि क्या लाभ होता है, कितना? लाभ नहीं होता, ये तो ये करने की वो किसान के, और क्या करे किसान, बताइए। अच्छा, खेती में कोई लाभ नहीं है। आवारा पशु के वजह से उसे देखो आप कितना नुकसान आता है। अगर रात को आवारा पशु आ जाए तो क्या क्या मिलेगा किसान है, बताइए। मजबूर होकर किसान परिवार के लोग शहर की तरफ रोजगार और मजदूरी के लिए पलायन करने लगे हैं। एक अनुमान के अनुसार खेती दूसरे रोजगार और मजदूरी से 2012 से 17 के बीच एक किसान परिवार की औसत मासिक आय 8,000 रुपए तक होती है, जिससे किसान अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। वहीं छोटे और सीमांत किसानों की आय का 1/3 से ज्यादा हिस्सा दैनिक मजदूरी से आता है। इन आंकड़ों से एक बात तो साफ है कि 2012 से लेकर 2017 के बीच छोटे किसानों की दैनिक मजदूरी पर भी निर्भरता तेजी से बढ़ी है। मैं दिल्ली से जो है कोरोना के चक्कर में अपने घर पे पहुंच चुका हूं, जिससे कि मैं अपने कंपनियां में काम कर रहे थे, जिसके उपलक्ष्य में कोरोना के डर के वजह से या कोरोना के चक्कर में कई भी आदमी पॉजिटिव हो चुके हैं, जिस चक्कर में मैं अपने घर पहुंच चुका हूं। लिहाजा ये है कि मुझे भी कुछ काम धंधा देने का प्रयत्न करे सरकार। रह गई ये कि हमारे भी परिवार है, बाल बच्चे हैं, लेकिन मजबूरी मेरे पास है कि मैं इस डर के वजह से, कोरोना के चक्कर से मैं अपने अयोध्या ज़िले में पहुंच चुका हूं। कोरोना महामारी के चलते शहर में काम कर रहे किसान एक बार फिर गांव की ओर पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। अगर इसी तरह ये वायरस तबाही मचाता रहा तो शहर और उद्योगों की स्थिति और ज्यादा खराब हो जाएगी। आपको बता दें कि देश में लगभग 46 करोड़ लोग असंगठित क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। 20 करोड़ से भी ज्यादा खेती और मजदूरों का भार कृषि क्षेत्र पहले ही वहन कर रहा है। अगर 50% लोग भी कृषि पर आश्रित हो जाएंगे तो लोगों का गांव और कृषि क्षेत्र पर बोझ बढ़ जाएगा। दोस्तों, देश में सीमांत और छोटे किसान अपने परिवार के भरण पोषण के लिए क्या करें, क्योंकि कोरोना काल के इस दौर में रोजगार की कमी से पहले किसानों के लिए जीवन यापन किसी चुनौती से कम नहीं है। वहीं दूसरी ओर एक बात तो स्पष्ट है कि केवल फसल की खेती पर निर्भर रहकर इस वर्ग के किसान अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर सकते। लेकिन अगर किसान खेती नहीं करेगा तो फिर क्या करेगा? आईपा की टीम इन्हीं सवालों की खोज में गौतम बुद्ध नगर के विधानसभा दादरी के गांव इस्लामाबाद कालदा पहुंची, जहां आईपा की टीम ने योगेश नागर से बातचीत की।
योगेश नागर काफी समय से जो इस समस्या का हल ढूंढने में दिन रात लगे हुए थे। योगेश नागर, ये बताइए कि आप खेती के साथ साथ पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं, ये कब से आपने स्टार्ट किया? 2 साल पहले से स्टार्ट किया है जी मैंने। इसकी जानकारी आपको कहाँ से मिली थी? शुरुआत में हमने YouTube देख के इसकी जानकारी ली थी और हमने सोचा कि हम क्या कर सकते हैं। हम अपने फार्म पे, हमारे 4 दीवारी है, यहाँ पे बाउंड्री करवा रखी है हमने 7 बीघे में, तो इसमें पोल्ट्री ही सबसे अच्छा हमें साधन लगा। पोल्ट्री फार्मिंग में आपने इसके बारे में कोई ट्रेनिंग भी ली की? शुरुआत में हमने कोई ट्रेनिंग नहीं ली, बिना ट्रेनिंग के करे थे। अब हमें पूरी जानकारी हो गई है। जो भी भाई इस काम को करे, पोल्ट्री या किसी भी काम को करे, पहले जानकारी या ट्रेनिंग ज़रूर लें। अच्छा, पोल्ट्री फार्मिंग में एक आपने कितने यूनिट से स्टार्ट किया था? मैंने शुरुआत में 250 यूनिट से स्टार्ट किया था जी। तो उस पर 250 यूनिट स्टार्ट करने के लिए आपके खर्चे कितने आए थे? शुरुआत में मैंने बड़ी मुर्गियाँ ली थी जी 250 कड़कनाथ की, तो उसके अंडे सेम डे से मेरे सेल होने लगे थे। मेरी इनकम उसी दिन से चालू हो गई थी। खर्चे आपके कितने आए थे? खर्चे लगभग 1.5-2 लाख रुपए का मेरा खर्चा आ गया था सर। 1.5 से 2 लाख का आपका खर्चा आ गया था। आपके 2 साल हो गए, तो आपने 1.5-2 लाख खर्चे से अभी आपकी सालाना इनकम क्या हो रही है? मेरी लगभग देखो 2 से 2.5 लाख रुपए मुझे हर साल बच जाते हैं। अच्छा, आपका 2 से 2.5 लाख रुपये हर साल बच रहे हैं। आप बता रहे हैं कि कड़कनाथ मुर्गी पालन कर रहे हैं। आप कड़कनाथ मुर्गी एक्चुअली ये झबुआ की मध्य प्रदेश झबुआ की ये ब्रीड है, तो ये आप कड़कनाथ मुर्गी के चूजे आप कहाँ से लेते हैं? मैं अब करनाल से लाता हूँ जी। करनाल से लाते हैं। अच्छा, ये आप चूजे खरीदने से लेके और चूजे खरीदने से लेकर बेचने तक, आप जब बेचने के लिए तैयार करते हैं तो उस पर आपका खर्च किस तरह और क्या क्या आता है, इस पर थोड़ा सा हमें विस्तार से बताइए। खर्च आता है जिसमें लगभग 160 रुपये से 200 रुपये तक का एक चूजे में, एक चिक्स में। वो 1.5 किलो का हो जाता है, 200 रुपये तक। अच्छा, यानी आपका चूजा कितने का मिलता है? ये 35 रुपये का मिलता है जी। और खाने और प्रबंधन पर क्या खर्च होते हैं? इसमें लगभग ऐसे 165 रुपये से 70 रुपये तक खर्चा सारा आता है 4 से 5 महीने के लिए। यानी एक मुर्गा कड़कनाथ का एक मुर्गा यदि तैयार करते हैं तो आपका 250 से 300 रुपये का खर्चा आता है। तो ये आप कितने में बेचते हैं? मैं 800, 900 और 1000 तक बेचता हूँ जी। तो यानी एक मुर्गे पर आपकी कितनी बचत हो जाती है? लगभग 700, 750 रुपये। तो यानी आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि यदि ये वो पोल्ट्री फार्म खोलना चाहता है तो पहले वो क्या क्या काम करे, इसके बाद वो पोल्ट्री फार्म खोले कि आपकी तरह वो भी इनकम कमा सके? सबसे पहले शेड का इंतज़ाम अच्छे से करें। हल्का शेड ना बनाए, अच्छा शेड बनाए। चाहे कुछ शुरुआत कुछ कम से हो, लेकिन शेड अच्छा बनाना चाहिए, क्योंकि सर्दियों में सर्दी ना लगे और गर्मियों में ज़्यादा गर्मी ना लगे। इस हिसाब से शेड बनाए, उस हिसाब से चिक्स डालें। हाँ जी। और आप इन पोल्ट्री फार्मिंग में क्या क्या प्रबंधन, क्या क्या सावधानियां रखने की ज़रूरत होती है, ये सबसे पहली सावधानी पोल्ट्री में यही है कि किसी भी जो पोल्ट्री फार्मर है दूसरा, उसे अंदर ना आने दे, और आने दे तो उसके जूता या चप्पल अच्छे से साफ़ करवावे, या अपने जूते या चप्पल अपने फार्म के दे। और जो मतलब दूसरे की यहाँ से क्रेट वगैरह काफ़ी चीज़ें होती है जी कि फार्म में एंट्री नहीं है जो उन की। जैसे कि दूसरे बंदे के क्रेट ले आया, उसमें वायरस आ जाता है, उससे सारे फार्म में अपना बीमारी आ जाएगी। और हम जैसे अब सर्दियां चल रही है, सर्दियों में क्या होता है कि सब अपने फार्म में बंद कर देते हैं चारों तरफ से कि ठंड ना लग जाए, उससे बीमारी आ जाती है, CID बन जाती है जो बच्चों के, मतलब एक बदबू अंदर ही अंदर रह जाती है। हाँ, सबसे खतरनाक इतना बच्चा ठंड से नहीं मरता जितना कि उस CID से मरता है। अच्छा, ये आप बताइए कि यदि धान गेहूं की खेती करते हैं और इतनी ज़मीन में धान गेहूं की खेती करते तो आपको क्या खर्चे आते हैं, क्या बचत होता है? धान गेहूं की खेती में ऐसा है, देखो एक तो डीजल बहुत महंगा हो गया और जो मज़दूर मिलते हैं वो बहुत हाई रेट लेते हैं, तो इससे गेहूं और धान की खेती में इतना नहीं बच पाता है जितना इससे बच जाता है। धान गेहूं की खेती अगर 10 बीघे में हम धान गेहूं बोए तो मुश्किल से 60 या 50 हज़ार रुपया मुश्किल से बचेंगे। यानी आप किसानों का ये क्या मैसेज देना चाहेंगे कि धान गेहूं खेती के साथ साथ कुछ उसके साथ अलग से व्यवसाय अपनाएं, कृषि सह व्यवसाय अपनाएं जिससे फ़ायदा हो? हाँ जी, अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो बंदा जिस काम में कर सके वो अपना काम दूसरा करे, पोल्ट्री करे, पिग करे या गॉट फार्मिंग करे, कुछ ना कुछ करे।
योगेश नागर की बातों से आपको एक बात तो समझ ही आई होगी कि आज के समय में घटती खेती और कोरोना की मार से बचाने के लिए गांव में केवल फसल की खेती पर ही निर्भर रहकर गांव के लोग अपना विकास नहीं कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि जिस तरह से योगेश नागर खेती के साथ साथ कड़कनाथ मुर्गा पालन करके अपनी इनकम में इजाफा कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही देश में कम से कम छोटे और सीमांत किसान कृषि सह व्यवसायों में खेती के साथ डेयरी, पोल्ट्री फार्मिंग, मशरूम पालन, मधुमक्खी पालन, मछली पालन और रेशम पालन जैसे कामों में जुटना होगा, जिससे गांव अपना स्वरोजगार कर इस मुसीबत से पार पा सके। आज के समय में किसानों की सबसे बड़ी समस्या उनकी आर्थिक सुरक्षा है। हालांकि किसानों के लिए आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी प्रौद्योगिकी का विकास करना वैज्ञानिकों और नीति निर्माताओं के लिए एक बड़ी चुनौती है। इसके लिए सह व्यवसायों से जुड़ी तकनीक और आर्थिक मदद कैसे मिले, इसके लिए जरूरी है कि विशेषज्ञों को किसानों को खेती से जुड़ी सलाह देनी होगी। तो आज हम पोल्ट्री फार्मिंग पे एक विशेष जानकारी लेकर आए हैं, जो खेती के साथ साथ पोल्ट्री फार्मिंग अपनाकर मार्जिनल और छोटे किसान लाभ ले सकते हैं। तो आज देखिए पोल्ट्री फार्मिंग पर ये विशेष अंश। कड़कनाथ मुर्गा दादरी क्षेत्र के किसानों के लिए कैसे फायदेमंद है, इसकी जानकारी के लिए आईपा की टीम ने गौतम बुद्ध नगर के कृषि विज्ञान केंद्र के पशुपालन और पोल्ट्री के विशेषज्ञ डॉक्टर कुंवर से भी बातचीत की, जिन्होंने इस पर इस तरह के सुझाव दिए हैं। इसके प्रणाली में व्यवसाय आधारित तकनीक विकसित कर प्रदेश के किसानों की आय बढ़ाई जा सकती है। जब भी पोल्ट्री बिजनेस शुरू करने की बात होती है, सबसे पहला सवाल होता है कि किस प्रजाति के मुर्गे का पालन किया जाए। डॉक्टर साहब, ये हम चाह रहे थे कि ये कड़कनाथ जो पोल्ट्री है, जो इसकी मार्केट में ज़्यादा डिमांड है, इस पे आपका क्या कहना है? ये जो कड़कनाथ पोल्ट्री की बात की है, बहुत ही अच्छा आपने प्रश्न किया है। किसान इससे बहुत ही ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं यदि हम बैकयार्ड पोल्ट्री फार्म के रूप में इसको इस्तेमाल करें, इसका प्रयोग करें। तो इसमें क्या होता है कि एक बैकयार्ड पोल्ट्री फार्म में कड़कनाथ मुर्गी जो है हमारी, ये झाबुआ मध्य प्रदेश जो हमारे देश में ही है, वहाँ की ये ओरिजिनेट है और इसको यहाँ पे किया जा सकता है। गौतम बुद्ध नगर में इसके अंडे और मांस की काफ़ी ज़्यादा मांग है। इसके जो कलर होता है वो ब्लैक कलर की होती है ये, और जो अंडा होता है इसका वो क्रीम कलर का होता है। इसके अंडे में प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है और कोलेस्ट्रॉल जो वसा है वो बहुत कम है। दूसरे मुर्गी के अंडों की अपेक्षा इसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा है। इसके अंडे की जो मांग है वो बहुत ही ज़्यादा है, किसान इससे ज़्यादा फ़ायदा ले सकता है। आजकल जो इसके अंडे की कीमत है इस समय पे 20 से 30 रुपये के बीच में है, और यदि हम मांस की बात करें तो इसका जो मांस है 700 रुपये से लेके 1200 रुपये प्रति केजी के हिसाब से जा रहा है। इस तरह से किसान इससे और दोगुना मुनाफा कमा सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइए, कोई एक युवा या कोई महिला यदि पोल्ट्री फार्मिंग में कड़कनाथ अपनाना चाह रही है, तो उसको कैसे, किस तरह से स्टार्ट करना चाहिए, कितनी यूनिट होनी चाहिए, इसके बारे में हमें विस्तार से जानकारी। यदि कोई शुरुआत में, मैं ये कहूँगा, मेरा सुझाव ये रहेगा, यदि शुरुआत में कोई युवा या कोई कृषक जो गरीब कृषक है, हमारे छोटे किसान हैं, यदि वो शुरुआत करना चाहें तो पोल्ट्री फार्म बैकयार्ड से भी शुरू कर सकते हैं। और युवा यदि उद्यमी के रूप में करना चाहे तो उसको 100 चूज़ों से शुरुआत कर देनी चाहिए, और इससे 100 चूज़े से यदि हम स्टार्ट करते हैं तो प्रत्येक वर्ष में 40 से 50 हज़ार रुपये खेती के अलावा आमदनी कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये पोल्ट्री फार्मिंग पे सरकार की तरफ से कुछ स्कीम्स हैं, क्या योजनाएं हैं जो सरकार दे रही हैं? जो योजनाओं की बात है वो हमारे जो मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी हैं सूरजपुर विकास भवन में, इसके बारे में, योजनाओं के बारे में वहाँ से है। यहाँ से केवल तकनीकी ज्ञान के रूप में हम कृषकों को बताते हैं। और यदि मैं चाहूँ, ये जो बता रहा था मैं कि
कहाँ से शुरू कर सकते हैं? इसको यदि 100 चूजे से शुरुआत हमें करनी है तो लगभग हमें 150 स्क्वायर फीट की जगह की आवश्यकता होती है और यहाँ से शुरू कर सकते हैं। और चूजे हमारे 40 से 50 रुपए के बीच में प्रति चूजा हम इसको आजकल जो मिल रहा है उसके आधार पर हम इसको खरीद सकते हैं। दरअसल पोल्ट्री बिजनेस एक ऐसा व्यापार है जिसे बहुत बड़े स्तर से यानी 50 लाख की लागत से लेकर बहुत छोटे स्तर यानी 50,000 से भी शुरू किया जा सकता है। और इसी तरह हर स्तर के मुर्गी पालन के लिए अलग अलग प्रजातियों का चुनाव करना बेहतर होता है। जैसे कड़कनाथ मुर्गे का पालन बहुत कम पूंजी में भी शुरू किया जा सकता है। इस मुर्गे की खासियत ये है कि इसका खून और मांस काले रंग का होता है, लेकिन अपने खास स्वाद और सेहतमंद गुणों से भरपूर होने के कारण ज्यादा पसंद किया जाता है। इसके मीट में सफेद चिकन के मुकाबले कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम होता है और अमीनो एसिड का स्तर ज्यादा होता है। इसके लिए हार्ट और डायबिटीज के मरीजों के लिए इसका चिकन काफी फायदेमंद होता है। इसके अलावा बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस शेड के अंदर सतह पर लकड़ी के बुरादे के साथ चूना मिलाकर बिछा दें। इससे मुर्गे की बीट से ज्यादा समस्या नहीं आती, क्योंकि ये ज्यादातर बाहर चुनकर अपना भोजन ले लेती हैं। ऐसे में दाने पर आने वाला ज्यादा खर्च भी बच जाता है। इसे ज्यादा दिन इंतजार नहीं करना पड़ता है। जहां देसी चूजे में 5-6 महीने में 1 किलो की बढ़ोतरी होती है, वहीं कड़कनाथ मुर्गे में इतने ही समय में 1.5 किलो की वृद्धि हो जाती है। साथ ही जहां ब्रायलर 60 से 70 रुपए बिकता है, वहीं अन्य बैकयार्ड या देसी मुर्गा 150 से 200 रुपए में बिकता है, जबकि कड़कनाथ मुर्गा 700 से लेकर 1000 रुपए प्रति किलो तक बिक जाता है। इस तरह ये दूसरों से ज्यादा मुनाफा देने वाली प्रजाति है। ये पद्धति अपनाकर बेरोजगार युवा, छोटे और माध्यम किसान अपनी सुविधा अनुसार अपना काम कर सकते हैं, खेती के साथ साथ और इनकम का जरिया भी बना सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपा। तो अभी आपने देखा पोल्ट्री फार्मिंग पर ये लाभकारी जानकारी कि यह छोटे और मार्जिनल किसानों के लिए कैसे लाभकारी है, जिसमें आपको हमने एक प्रगतिशील किसान से मिलवाया और इससे जुड़े हुए एक विशेषज्ञ से मिलवाया, जिन्होंने इसके बारीकियों पर चर्चा की और कैसे अपने देश के छोटे और मझोले किसान पोल्ट्री फार्मिंग खेती के साथ साथ करके लाभ ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। प्रोग्रेसिव एग्रीकल्चर कार्यक्रम में आगे की कड़ी में आपके लिए और भी लाभकारी जानकारी लेकर आएंगे, जिससे अपने खेती से आप मुनाफा कमा सकें। आज के लिए नमस्कार।